हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मोटर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का बारे में। फ्रेंड्स, ये मोटर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का ज़रूरत क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, कहाँ डिलेड टाइम देते हैं, कहाँ इंस्टेंटेनियस देते हैं, वो सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले फ्रेंड्स, जो मोटर का जो नॉर्मल करंट है, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, ये हमारा नॉर्मल करंट होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन है, हाई वोल्टेज V1 बाई R1 प्लस R2 डैश होल स्क्वेयर प्लस X1 प्लस X2 डैश होल स्क्वेयर। जो नॉर्मल टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा स्लिप है, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, हमारा इंडक्शन मोटर है, इसका इम्पिडेंस इज ए फंक्शन ऑफ स्लिप। फ्रेंड्स, जो स्लिप वेरी होते हैं, जैसे इसका इंडक्शन मोटर का स्पीड वेरी होते हैं, उसकी अकॉर्डिंगली हमारा स्लिप वेरी होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका इम्पिडेंस वेरी होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमारा इंडक्शन मोटर का जो करंट लेते हैं वो वेरी होते हैं। इसीलिए हमको डिफरेंट लोड्स पे हमारा स्लिप डिफरेंट रहते हैं, उसकी वजह से हमारा करंट भी डिफरेंट रहते हैं। जैसे फुल लोड, ऑफ लोड, नो लोड, ऐसे ही डिफरेंट करंट्स यहाँ भी रहते हैं। जैसे आप फुल लोड में देखेगा तो फुल लोड का स्लिप पे बहुत ही कम रहते हैं, मतलब 4% जनरली रहते हैं फुल लोड का स्लिप, मतलब 0.04। इसीलिए R2 डैश पे 0.04 है, ये बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग कंडीशन पे जाओगे, जब मोटर है इनिशियली आपको चालू करना है, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा स्लिप पे 1 होते हैं। इसीलिए हमारा जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है, दैट करंट इज इक्वल टू V1 पे बाई R1 रूट ओवर R1 प्लस R2 डैश होल स्क्वेयर प्लस X1 प्लस X2 डैश होल स्क्वेयर। फ्रेंड्स, सो इनिशियली हमारा स्लिप 1 है, इसीलिए इसका जो इम्पीडेंस है, इसका जो रेसिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो नीचे डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, इनिशियली क्या हुआ हमारा, ये R1 प्लस R2 डैश होल स्क्वेयर प्लस X1 प्लस X2 डैश होल स्क्वेयर है। कंपेयर टू फुल लोड में इसका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया था, इसकी वजह से डिनोमिनेटर बहुत कम है। इसकी वजह से हमारा करंट इनिशियली बहुत ज़्यादा देता है फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर में। ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जब हमको मोटर चालू होता है इनिशियली, इन केस उस टाइम पे हमारा स्टार्टिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। फ्रेंड्स, अगर आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, अगर वो वोल्टेज ज़्यादा है, तो जो आपका इनिशियली जो मोटर रहता है स्टार्टिंग करंट वो ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन से। ठीक है। सो ये पॉइंट याद रख दीजिए फ्रेंड्स, जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है इनिशियली, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है फ्रेंड। जितना ज़्यादा वोल्टेज आपका सिस्टम का वोल्टेज है, उतना ज़्यादा स्टार्टिंग करंट आपका मोटर लेगा ही। सेकंड फ्रेंड, जब ये मोटर स्टार्टिंग कंडीशन से लेकर रनिंग कंडीशन में चला गया, मतलब इस कंडीशन में चला गया, उस टाइम पे हमारा स्लिप बहुत कम है, उसकी वजह से हमारा इम्पिडेंस ज़्यादा है, हमारा करंट है कम है। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप इनटू वोल्टेज स्क्वेयर, हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज स्क्वेयर है फ्रेंड्स। सो अब अगर आपको जो मोटर चल रही है रनिंग कंडीशन पे, इसका वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, अगर ये इन केस रनिंग कंडीशन में इसका वोल्टेज कम हो गया है, तो इसका टार्क स्क्वेयर ऑफ द वोल्टेज टाइम से प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। लेकिन जो आपको टार्क कम हो गया, मतलब एक्चुअली आपका लोड टार्क तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स। जो मोटर का ऊपर जो इसमें जो कपलिंग कनेक्ट करके जो लोड लगाया था, वो पंप का लोड जो भी है, वो लोड तो कांस्टेंट है। इसीलिए जो आपका मोटर है वो कांस्टेंट टार्क मोटर है। इसीलिए क्या करते हैं, आपको उस टार्क को मेंटेन करने के लिए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एक्स वी स्क्वेयर है। अगर वोल्टेज कम हो गए तो वो क्या करते हैं, स्लिप को बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। स्लिप को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जैसे इसका स्लिप बढ़ जाता है, तो तब आपका ये इम्पिडेंस क्या होता है, हमारा कम हो जाएगा, इसकी वजह से करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने की वजह से आपका टॉर्क के कांस्टेंट मेंटेन होते हैं आपका वोल्टेज चेंज का साथ। ठीक है फ्रेंड्स। सो रनिंग कंडीशन पे आपका जैसे आपका वोल्टेज कम हो गया, तो इसका करंट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि करंट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसका टॉर्क को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए स्लिप बढ़ रहे हैं। जैसे स्लिप बढ़ेगा, तो मैं आपको इस इक्वेशन से बताया था फ्रेंड्स, इसका करंट बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो दो कंडीशन से फ्रेंड्स, इनिशियली जब मोटर चालू होते हैं, तब उस कंडीशन पे अगर वोल्टेज कम है, तो मोटर का स्टार्टिंग करंट भी कम होगा। और जैसे ही मोटर में इन केस रनिंग कंडीशन, जैसे ही मोटर चल गया, उसी टाइम पे अगर रनिंग कंडीशन पे मोटर पे अंडर वोल्टेज हुआ, तब इसका करंट क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। सो
अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा एक मोटर का डेटा शीट से उठाया था मैंने। इसमें ये मोटर का स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक बताएगा तो ये हमारा जो ब्लू कलर है, जो ये ब्लू कलर फुल ये सॉलिड लाइन है, ये हमारा 100% वोल्टेज पे है फ्रेंड्स। ये हमारा 100% रेटेड वोल्टेज पे है। और ये हमारा जो डॉटेड लाइन से फ्रेंड्स, ये हमारा 80% अप्लाइड वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। इस कंडीशन पे अगर इनकेस 100% अप्लाइड वोल्टेज है, तब ये मोटर क्या दे रहा है फ्रेंड्स, इनिशियली स्टार्टिंग करंट 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट दे रहे हैं इनिशियली। और धीरे 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 करंट कम हो रहा है क्योंकि मोटर का स्पीड बढ़ रहे हैं। और इसका बाद मोटर का जो लोड है, यहाँ आपको मोटर फुल लोड है, इसीलिए मोटर फुल लोड पे पहुंच रहे हैं। और ये कितना टाइम ले रहे हैं फ्रेंड्स, 5 सेकंड ले रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपका टाइम देखेगा तो स्टार्टिंग का टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। 5 सेकंड्स दे रहे हैं फ्रेंड्स ये इनिशियली, ठीक है। अगर इन केस हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, इन केस हमारा सप्लाई वोल्टेज है, हम 80% वोल्टेज रखा है, तो ये हमारा डॉटेड करंट है फ्रेंड्स। ये डॉटेड करो जो दिखाया था उसमें क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड्स, जो हमारा 80% वोल्टेज में जो हमारा स्टार्टिंग करंट है 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है। मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स इस इक्वेशन से पहले ही, जो हमारा स्टार्टिंग करंट है इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। अगर वोल्टेज प्रोपोर्शनली इसका कम हो गया, तब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो करंट भी, इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, इसीलिए वो भी कम हो गया फ्रेंड्स। आपको इसकी प्रोपोर्शनली कम हो गया क्योंकि आप यहाँ 500% है तो इसका 80% है, 400% है, ठीक है। सो इसीलिए आपका 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट हो गया। इनिशियल स्टार्टिंग करंट है क्योंकि इनिशियल जो स्टार्टिंग जो इंडस करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एज पर पहले इक्वेशन है। सो ये 4 टाइम्स ऑफ करंट हो गया। 5 टाइम्स ऑफ करंट से 80% कम हो गया, 4 टाइम्स ऑफ करंट ले लिया था। और जैसे ही इसका वोल्टेज कम है, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसका टॉर्क कम है, इसलिए ये मोटर को एक्सेलरेट होने में, इसका जो फुल स्पीड पहुंचने में इसको टाइम ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स। और टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसका जब इसका फुल स्पीड पहुंच जाएगा, इसका बाद क्या बताया फ्रेंड्स मैंने इस इक्वेशन पे, जो टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, जो लोड का टॉर्क मेंटेन करने के लिए इसका वोल्टेज कम है, इसीलिए ये क्या बढ़ेगा फ्रेंड्स, इसका करंट बढ़ेगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 100% फुल लोड करंट का जगह ये कुछ ज़्यादा ही करंट दे रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब ये अराउंड 140 130 150% फुल लोड करंट देगा। दैट इज प्रोपोर्शनल टू हमारा, ये हमारा वोल्टेज के हिसाब से। यहाँ ये कितना है फ्रेंड, हमारा जो वोल्टेज है हमारा 80%, मतलब 80% वोल्टेज की वजह से टॉर्क 20% कम हो गया है। इसकी वजह से करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं यही दिखाया फ्रेंड्स यहाँ का इक्वेशन पे, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वेयर। तो हमारा जो वोल्टेज कम होने की वजह से जो रनिंग कंडीशन पे इसका करंट बढ़ गया था, और स्टार्टिंग कंडीशन में इसका करंट है प्रोपोर्शनली कम हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग टाइम देखेगा तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टाइम अभी हो गया फ्रेंड्स, ये 8 सेकंड हो गया फ्रेंड्स, है ना। ये 5 है, 6 7 8 8 सेकंड्स हो गए फ्रेंड्स। ये भी हमको डाटा शीट में क्लियरली दिख रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 80% वोल्टेज में इसका जो स्टार्टिंग टाइम है 8 सेकंड्स हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा मोटर का जो वोल्टेज कम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको एक्सेलरेट होने में भी ये टाइम लगेगा फ्रेंड्स। क्योंकि आप यहाँ देखेगा तो ये इसका स्टार्टिंग में भी टार्क है प्रोपोर्शनल टू करंट है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका स्टार्टिंग करंट भी कम है, मोटर का जो स्टार्टिंग करंट खींच रहे हैं वो भी कम है, अप्लाइड वोल्टेज कम होने की वजह से। इसकी वजह से जो टार्क कम है, स्टार्टिंग टार्क, और इसको जो स्पीड पहुंचने में भी इसको टाइम ज़्यादा लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अंडर वोल्टेज का वजह से जो हमारा इनिशियली जो हमारा स्टार्टिंग करंट है वो प्रोपोर्शनली कम होगा, लेकिन हमारा जो रनिंग करंट है, जब मोटर फुल स्पीड पहुंचेगा इसके बाद जो करंट है वो हमारा बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग टाइम है अंडर वोल्टेज का वजह से, उस पर्टिकुलर मोटर का स्टार्टिंग टाइम बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रख लीजिए फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज में हमको 3 दिक्कत हो रहे हैं। एक हमारा, एक तो एडवांटेज है, मतलब इसका स्टार्टिंग करंट वो कम हो रहे हैं, ठीक है, ये हम वो बेनिफिशियरी है। लेकिन इसके स्टार्टिंग करंट कम होने की वजह से हमारा जो स्टार्टिंग टार्क कम हो रहा था, इसकी वजह से हमारा मोटर को जो एक्सेलरेशन टाइम, जो मोटर फुल स्पीड पहुंचने के लिए जो इसका टाइम है वो हमारा बढ़ गया था। और इसका जो फुल स्पीड पहुंचने के बाद इसका जो फुल लोड करंट है, जो नॉर्मली करंट लेना था, उससे करंट इसका प्रोपोर्शनली बढ़ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो तीन चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है।
यही हमको मोटर का डाटा शीट में दूसरा भी दिखा गया है फ्रेंड्स। ये स्टार्टिंग टाइम है 80% वोल्टेज में 8 सेकंड है, और स्टार्टिंग टाइम है 100% वोल्टेज में 5 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है। और स्टार्टिंग करंट भी यहाँ दिया गया था 100% वोल्टेज में 500% है, और 80% वोल्टेज में हमको यहाँ इसका जो स्टार्टिंग टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक में जो स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हमको क्लियरली पता चल रहा था ये 400% है, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही जो लॉक्ड रोटर विथस्टैंड टाइम है फ्रेंड्स, लॉक्ड रोटर विथस्टैंड टाइम मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमको जब ये मोटर इन केस ये स्टार्टिंग में ऑलरेडी मोटर जाम है, जब मोटर जाम है तो हमको 100% वोल्टेज में कितना करंट देगा फ्रेंड्स, इनिशियली जो करंट है वही करंट हमारा जाम कंडीशन में देगा, क्योंकि जाम कंडीशन में हमारा स्लिप पे 1 है, ठीक है फ्रेंड। हमको जाम है या मोटर स्टैंड स्टिल है, अगर घूम ही नहीं रहे तो ये हमारा इम्पीडेंस इतना ही होगा, ये इम्पीडेंस बहुत कम है, इसकी वजह से जो करंट है कम है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा 100% वोल्टेज में ये करंट हमारा 500% है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना करंट का वजह से जो थर्मल विथस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक में इसका जो टाइम है वो भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेगा तो हमको 100% वोल्टेज में आपको 20 सेकंड है, तो 80% वोल्टेज में 31 सेकंड से विथस्टैंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 80% वोल्टेज में अगर मोटर जाम है, यहाँ जाम पड़ा था 100% वोल्टेज में तो ये 5 टाइम्स करंट दे रहे हैं, लेकिन 80% वोल्टेज में ये 4 टाइम्स करंट दे रहे हैं, तो इसका जो थर्मल विथस्टैंड टाइम है इनिशियल जाम कंडीशन में वो भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो लॉक्ड रोटर विथस्टैंड टाइम है ये भी बढ़ रहा था, और इसका हॉट और कोल्ड दोनों चीज़ में बढ़ रहा है, क्योंकि इसका वोल्टेज कम है, इसकी वजह से जो स्टार्टिंग करंट कम है या जाम रोटर करंट है वो भी कम है फ्रेंड्स, ठीक है। वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, इसीलिए ये टाइम है इसका बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा फोर्थ है फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज का वजह से हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसका जो लॉक्ड रोटर विथस्टैंड टाइम है वो बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ज़रूरत क्या है फ्रेंड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको डिस्कस करने के लिए हमको अलग अलग स्कीम देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा जो मोटर है, हमारा सिंपल कॉन्टैक्टर फीड मोटर है, जिसका हमारा मोटर का जो रेटिंग बहुत कम है, मतलब 55 किलोवाट का, 55 किलोवाट से भी रेटिंग नीचे है तो कम है। 55 किलोवाट का नीचे का कोई भी मोटर है, वो मोटर जनरली हमारा कॉन्टैक्टर फेड मोटर्स होते हैं, उसको एसएफयू मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि स्विच फ्यूज यूनिट है ये हमारा, ये हमारा कॉन्टैक्टर है और ये हमारा ओवरलोड रिले है और मोटर को फीड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें हमारा कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करके हम लोग इस मोटर को हम स्टार्ट या स्टॉप कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप इस कंट्रोल लॉजिक के थ्रू कर रहे हैं। इसका कंट्रोल सर्किट में हमको उसी फेज का कोई भी एक फेज का हमारा फेज देगा, और इसी से हमारा न्यूट्रल वोल्टेज देगा, और इसी से हमारा कंट्रोल सर्किट का वोल्टेज डेराइव करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आप देखिएगा तो कंट्रोल सर्किट का वोल्टेज के लिए एक एमसीबी है, कंट्रोल एमसीबी और कंट्रोल फ्यूज दिया जाता है। इसके बाद हमारा ओवरलोड रिले, अगर ओवरलोड नहीं है और कोई भी स्टॉप दबा नहीं है, अगर स्टार्ट दबाएगा तो ये कॉन्टैक्टर पिक होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर एक बार पिक हो गया, इसके बाद स्टॉप तो ये पुश बटन टाइप है, ये जैसे ये छोड़ दिया तो ये कॉन्टैक्टर भी ड्रॉप हो जाएगा, मोटर जो चल रहा था मोटर है वो बंद हो जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया था, इसी कॉन्टैक्ट जैसे ही कॉन्टैक्टर पिक होते थे इसका एक लैचिंग कॉन्टैक्टर दिया गया था, तो इसी कॉन्टैक्टर से ये कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली लैच हो जाएगा, एक बार इसको स्टार्ट कमांड दे देगा तो, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका ऑन इंडिकेशन है, K1 कॉन्टैक्ट का ये एक ऑन इंडिकेशन है, और ओवरलोड रिले अगर ट्रिप पड़ा है तो ये बन जाएगा, और ये ट्रिप का इंडिकेशन देता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बेसिकली स्कीम है। यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इन केस हमारा सिस्टम पे अंडर वोल्टेज आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज आ गया, हमारा सिस्टम का वोल्टेज कोलैप्स हो गया, ठीक है फ्रेंड। जब वोल्टेज कोलैप्स हो गया तो इसके बाद जैसे ही वोल्टेज रिकवरी हो गया था, इसका बाद इस मोटर से सारे के सारे वो ऑटोमेटिक चालू नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा सेफ्टी इश्यू है, क्योंकि उस कंडीशन में हमको सिस्टम में सारे के सारे मोटर्स ऑटोमेटिक चालू होना नहीं चाहिए। वो ये कैसे अवॉइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसी सप्लाई से एक फेज से हमने कंट्रोल वोल्टेज डिराइव किया था, तो जैसे ही हमारा इनपुट सप्लाई में अंडर वोल्टेज है तो या हमारा कॉन्ट्रैक्टर का, मैं आपको पहले वीडियोस में बताया था, कॉन्ट्रैक्टर का वीडियो में अगर मिस हो गई तो देख लीजिए फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको क्लियरली बताया था जो कॉन्ट्रैक्टर का जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है ये 70% से लेकर 80% के बीच में रहते हैं। अगर ये 70% वोल्टेज मान लीजिए, इसका वोल्टेज इनके 70 to 80% है, अराउंड 70% के नीचे अगर ये वोल्टेज आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 80% में भी हो सकते हैं, सो बेसिकली हमारा
70% वोल्टेज से नीचे अगर इसका सप्लाई वोल्टेज आ गया, तब ये कॉन्टैक्टर का क्या होता है फ्रेंड्स, अपने आप ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रॉप होने की वजह से एक मेन कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, इसका कंट्रोल कॉइल ड्रॉप होने से, और ये मोटर को सप्लाई बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस आपको दोबारा सप्लाई इनकेस रिस्टोर हो भी गया तो आपको दोबारा स्टार्ट कमांड देना पड़ेगा। जब तक का स्टार्ट कमांड नहीं देगा, तब तक ये मोटर दोबारा चालू चालू नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको अंडर वोल्टेज में आपको मोटर को बंद करना ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको नॉर्मली हमारा एक एमसीसी मोटर, मतलब एक छोटी सी मोटर लेस देन 55 किलोवाट का मोटर बताया था। इसमें डिफ़ॉल्ट इसमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिफ़ॉल्ट इनहेरेंट फीचर है इसमें, क्योंकि इसका कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज हमने इससे लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसका कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज हमने क्या किया था, हमने इसी का ही फेज से लिया था। इसी वजह से सिस्टम का अंडर वोल्टेज की वजह से हमारा कंट्रोल सप्लाई में भी अंडर वोल्टेज, इसकी वजह से कॉन्टैक्टर खुद ड्रॉप हो रहा था, और इसको इस मोटर को अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन दे रहा था, सो दैट इसका इसमें दोबारा सप्लाई रिस्टोर होने के बाद ये मोटर अपने आप ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा अंडर वोल्टेज इसीलिए ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑटोमेटिक चालू नहीं होने के लिए, एक बार वोल्टेज रिस्टोर हो गया इसके बाद मोटर को ऑटोमेटिक रिस्टोर नहीं होना है, तो ये अंडर वोल्टेज में ट्रिप करना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जहाँ हमारा इस सिस्टम का कैपेसिटी कम है फ्रेंड्स, जहाँ आपको देखेगा तो छोटी छोटी जहाँ एप्लीकेशंस में या जहाँ आपको डीजल जनरेटर चालू होते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी केस में आप कोई भी डीजी जनरेटर चालू होते हैं या नहीं है, तो कोई भी सिस्टम में आपको सिस्टम का जनरेटर कैपेसिटी ही कम है, उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इनकेस कहीं पे भी फॉल्ट है अगर सिस्टम पे, ठीक है। इस मोटर में भी यहाँ आपका फॉल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ एक फेज में या फेज टू फेज में फॉल्ट है, तब क्या होगा फ्रेंड्स, इस सिस्टम में फॉल्ट का वजह से हमारा इस सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा सिस्टम में वोल्टेज गिर जाते हैं, और गिर जाने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली ओवरलोड में ट्रिप होना या फ्यूज में ट्रिप होना चाहिए, फ्यूज से ऑपरेट करना चाहिए शॉर्ट सर्क्यूट को, लेकिन इसकी पहले ही क्या हो रहा है, हमको इसकी ये फॉल्ट की वजह से हमको सिस्टम में अंडर वोल्टेज आ गया था। उसकी वजह से कॉन्टैक्टर खुद ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड। ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप होने की वजह से एक्चुअली यहाँ फ्यूज ऑपरेट होना चाहिए, शॉर्ट सर्क्यूट है, लेकिन ये सिस्टम का अंडर वोल्टेज की वजह से ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, तो ये जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इसके बाद हमारा मतलब फ्यूज ऑपरेट हो सकते हैं इनकेस ये कॉन्टैक्टर का पहले है तो, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कॉन्टैक्टर का बाद है, इनकेस हमारा मोटर में शॉर्ट सर्क्यूट है फ्रेंड्स, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, तब हमारा क्या होते हैं, इनकेस हमारा सिस्टम में अंडर वोल्टेज आ जाएगा, इसमें अंडर वोल्टेज की वजह से कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया तो इसमें सिस्टम से फॉल्ट हट गया था, तो दोबारा वोल्टेज रीबिल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सिस्टम का। जैसे ही वोल्टेज रीबिल्ड हो गया, हम इसमें इस मोटर को अंडर वोल्टेज में बंद नहीं किया हो तो इस मोटर दोबारा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो इस मोटर में शॉर्ट सर्क्यूट है, तो दोबारा इस सिस्टम में क्या करेगा फ्रेंड्स, इस वोल्टेज को कोलैप्स करेगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्क्यूट है। उस कंडीशन में फ्यूज को ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन हमको सिस्टम में अंडर वोल्टेज की वजह से हमारा सिस्टम भी वीक है, इसकी वजह से सिस्टम का वोल्टेज कोलैप्स हो गया है। जैसे ही सिस्टम का वोल्टेज कोलैप्स हो गया तो दोबारा कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा, और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, दोबारा सेल्फ क्लियर हो गया फॉल्ट। जैसे ही वोल्टेज रिकवरी हो जाएगा तो दोबारा ये कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा, और यही चीज़ कंटिन्यूसली हमारा सिस्टम का वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं और नॉर्मल करते हैं, ड्रॉप करते हैं नॉर्मल करते हैं, और इस फ्यूज़ को कभी भी ऑपरेट करने नहीं देगा फिर, ठीक है। तो जहाँ आपका सिस्टम में इसका जो जनरेटर है यार, हमारा सिस्टम का कैपेसिटी बहुत कम है, उस केस में भी आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरे, अगर आपका सिस्टम का वोल्टेज इसका कैपेसिटी कम है, अगर उन केस आप कोई भी अगर दूसरा जगह पे भी फॉल्ट है कहीं पे भी, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ अंडर वोल्टेज आएगा, पूरा सिस्टम पे अंडर वोल्टेज है, तब भी ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे ही वो फॉल्ट क्लियर हो गया है तो इस सिस्टम का वोल्टेज बढ़ गया है, तो तब ये मोटर इनकेस तुरंत चालू हो गया तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग इंडस करंट की वजह से दोबारा हमारा सिस्टम का वोल्टेज है ड्रॉप हो जाएगा, और इसकी वजह से हमको दोबारा यही चीज़ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कंटिन्यूसली पंपिंग चलता ही रहता है फिर सारा मोटर को, ठीक है। उसी के लिए हमको अंडर वोल्टेज से इस मोटर को बंद करना चाहिए, सो दैट इसको दोबारा रीएक्सेलरेट नहीं करने के लिए, ठीक है फ्रेंड।
तो हमारा छोटी मोटर्स में ये 2 रीज़न्स की वजह से हम अंडर वोल्टेज करते हैं, अंडर वोल्टेज का ट्रिपिंग करते हैं। और आगे हम देख लेंगे फ्रेंड्स, इन केस हमारा जो हमारा इनकमर में क्या होता है फ्रेंड्स अंडर वोल्टेज से। जैसा आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा सिस्टम में जनरली हमारा 2 इनकमर्स रहते हैं और 1 बस कपलर रहते हैं। जनरली अगर कोई भी एक इनकमर ट्रिप हो गया या अंडर वोल्टेज पे बंद हो गया तो आपको बस कपलर ऑटो में रहते हैं फ्रेंड्स। तो जनरली ये स्कीम हमको इंडस्ट्रीज में दिखने लग जाते हैं। अगर आप देखिएगा तो इस सिस्टम पे आपको मोटर लोड ही रहते हैं फ्रेंड्स। मोस्टली आपको बताया था हमारा इलेक्ट्रिकल लोड 90% लोड हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है इंडस्ट्रीज में, और बाकी जगह भी मोटर लोड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस बोर्ड पे आप देखेगा तो बहुत सारे मोटर्स है ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमारा अराउंड 30-40 मोटर्स हैं। ऐसे ही हमको दूसरा बस में भी ऐसे ही होगा, 30-40 मोटर्स होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे मोटर्स हैं, ठीक है। इनकेस हमारा सिस्टम में अंडर वोल्टेज आया फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज आया तो वो अंडर वोल्टेज का कंडीशन पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये मोटर सारे ज़्यादा करंट लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये मोटर सारे ज़्यादा करंट ले रहे हैं, इसकी वजह से मैं आपको पहले भी बताया था मोटर क्या करते हैं, जैसे अंडर वोल्टेज आया तो इसका प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज का करंट भी बढ़ेगा, और इस करंट का वजह से ये और सिस्टम को अंडर वोल्टेज क्रिएट करेगा और सिस्टम को और इसको ड्रॉप करने देगा। और इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, हमको सिस्टम में और गिर जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारे मोटर्स है। अगर ये सारे की सारे मोटर्स को अंडर वोल्टेज में इसको चलाना है तो इसका करंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब 1.5 टाइम्स 1.6 टाइम्स तक करंट लेते हैं। ऐसे सारे की सारे मोटर्स लेने की वजह से आपको यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा करंट ले लेते हैं फ्रेंड। इसकी वजह से क्या होगा, आपको आपका सिस्टम को वोल्टेज प्रोफाइल को और इसको पूर करेगा। तो वो भी अनअवॉइडेबल है फ्रेंड्स, मतलब वो भी होना नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, उस कंडीशन पे क्या होता है फ्रेंड्स, इनकेस चेंज ओवर हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस इनकमर बंद हो गया था, ठीक है, इस इनकमर बंद हो गया था, उस कंडीशन में आपको दूसरे इनकमर से चालू करने के लिए ये बस कपलर ऑन हो गया तो तब भी आपको तुरंत इतना सारे मोटर से आपको एक ही साथ चालू हो गया तो ये भी लाइक स्टार्टिंग कंडीशन जैसे ही है। उस कंडीशन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा करंट लेगा, मोटर सारे इतना सारे मोटर, जिसकी वजह से ए इनकमर भी ओवर करंट में ट्रिप हो सकते हैं और पूरा सिस्टम भी आउट हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको कभी भी अंडर वोल्टेज हुआ है तो मोटर्स को बंद करना चाहिए, मतलब सारे नहीं बोल रहा हूँ, वो कैसे बंद करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेकिन आपको अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन क्यों देना है मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि अंडर वोल्टेज नहीं देगा तो इतना सारे मोटर्स का जो करंट है वो प्रोपोर्शनली बहुत ही ज़्यादा देगा, उसकी वजह से हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस और हमारा सिस्टम का जो हमारा मेन है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है, हमारा सिस्टम का जो बेसिक पैरामीटर है, और इसका जो वोल्टेज है वो डिग्रेड हो रहा था, इसका प्रोफाइल कम हो रहा था, उसकी वजह से हमारा मोटर्स का परफॉर्मेंस का कम हो रहा है, और इसकी वजह से मोटर और ज़्यादा करंट खींच रहे हैं। इसकी वजह से सिस्टम को और वोल्टेज को ये कम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे ये क्यूमुलेटिव है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी वजह से आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देना ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी आप देखेगा तो इवन आप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर ले लीजिए या नहीं, ये तो इंडक्शन मोटर भी ले लीजिए, जहाँ आपका मोटर है फ्रेंड्स बहुत छोटी मोटर है, ठीक है। जो आपको जनरली पता है फ्रेंड्स, मोटर में क्या होते हैं, बैक ईएमएफ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटर में जो फील्ड है फ्लक्स का वजह से इसमें बैक ईएमएफ बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर मोटर से, जहाँ मोटर से बहुत ही कम रेटिंग है, मतलब लेस देन 160 या 150 किलोवाट मोटर से, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुत छोटी मोटर से, उसमें एडवांटेज क्या है कि वो मोटर्स का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम रहते हैं। इसकी वजह से जो मोटर इनिशियली सप्लाई देने से बहुत ही जल्दी चालू हो जाता है ये मोटर, क्योंकि इसमें बहुत कम इनर्शिया वाला मोटर है, इसीलिए एक्सेलरेट होना भी जल्दी हो जाते हैं। अगर इनकेस सिस्टम में वोल्टेज डिप आया, सिस्टम में पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया तो ये मोटर जल्दी भी कम हो जाते हैं फ्रेंड, जल्दी इसका स्पीड भी डाउन हो जाता है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, मतलब ये मोटर मोटर है, मतलब बहुत बड़ा मोटर नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इसका बैक ईएमएफ भी जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ आपको 150 किलोवाट का ऊपर मोटर्स है, उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा बैक ईएमएफ है बहुत ही देर लगते हैं फ्रेंड्स, मतलब ये 3-4 सेकंड लेते हैं बड़ा बड़ा इंडक्शन मोटर में। लेकिन ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ सिंक्रोनस मोटर्स है, सिंक्रोनस मोटर्स में क्या होता है, हमारा इनकेस अंडर वोल्टेज पे उस सिंक्रोनस मोटर को बंद नहीं किया तो आपको सिंक्रोनस मोटर में क्या होते हैं, इसका फील्ड का जो डीसी वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली रहते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है, एक इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करते हैं, सॉरी एक सिंक्रोनस जनरेटर जैसे बिहेव करते हैं। और इसमें जो फील्ड में ऑलरेडी वोल्टेज है और ये मोटर घूम रहा है, तो इसमें ईएमएफ बहुत ही ज़्यादा रहता है और वो जल्दी ड्रॉप नहीं होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका स्पीड भी बहुत धीरे धीरे कम होते हैं सिंक्रोनस मोटर में। और इसका मोटर भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा मोटर्स रहते हैं सिंक्रोनस मोटर्स। और इसका जो फील्ड का प्रेजेंट की वजह से इसका बैक ईएमएफ भी जल्दी बंद नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जब आपको सिस्टम का वोल्टेज रिस्टोर हो गया, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा बैक ईएमएफ का वेक्टर और सप्लाई वोल्टेज का वेक्टर है, ये कैसे रहते हैं हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आप इनकेस हमारा फॉर्चुनेटली रखिए, हमारा इनकेस सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ वोल्टेज इनकेस इन फेज में है, तब हमारा करंट नॉर्मली रहेगा फ्रेंड्स। लेकिन अब अगर इनकेस हमारा जो बैक ईएमएफ है सप्लाई वोल्टेज से आउट ऑफ फेज में चल रहे हैं, तब आपको क्या होगा, करंट है V प्लस ई बी बाई इसका इम्पिडेंस देगा फ्रेंड्स। पहले क्या हो रहे हैं, V माइनस इसका बैक ईएमएफ बाई इम्पिडेंस दे रहा था, लेकिन अभी सप्लाई पोलैरिटी वोल्टेज है एडिटिव पोलैरिटी में आ गया था, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा करंट ले लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मोटर में बहुत इम्पल्सिव टॉर्क क्रिएट होगा और ये सॉफ्ट को भी तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। सॉफ्ट को मतलब शेयर लोड करेगा और सॉफ्ट को तोड़ सकते हैं ये सब, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा आप देखेगा तो इसमें डिपेंड्स ऑन हमारा जो फेज एंगल है। जैसा हम देखेगा तो ये का वोल्टेज, ये का जो वोल्टेज है वेव फॉर्म में हमारा सप्लाई वोल्टेज समझ लिया, तो बी का बैक ईएमएफ का वोल्टेज है फ्रेंड्स। अगर ये वोल्टेज दोनों को 90 डिग्री से है, तो हमारा जो नेट वोल्टेज है फ्रेंड्स वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। मतलब अगर आप इस इन केस मतलब ये दोनों कोई भी, ये क्योंकि हमारा जो बैक ईएमएफ है जो बी का वेक्टर है, ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रोटेटिंग वाला चीज़ है और ये घूम रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, बेसिकली इसका वोल्टेज धीरे 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 धीरे, ये बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। सो जैसे ये मोटर में अगर सप्लाई वोल्टेज नहीं है, तो इसमें कोई भी टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क नहीं है। लोड का टॉर्क की वजह से धीरे 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 इसका स्पीड कम होगा, लेकिन जब तक इसका स्पीड है तब तक इसका बैक ईएमएफ वोल्टेज रहता ही है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये बैक ईएमएफ वोल्टेज कौन सी पोजीशन पे हमारा सप्लाई वोल्टेज के साथ दोबारा रिस्टोर के टाइम पर ऑन हो रहे हैं, वो हमको पता नहीं है। वो हो सकते हैं हमारा बैक जो हमारा सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्रीज में लीड में हो सकते हैं, या नहीं है तो हमारा सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्रीज बैक ईएमएफ में लैग में हो सकते हैं, या नहीं है तो ये कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज में हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आइडियल कंडीशन है। 180 डिग्रीज में क्या होते हैं, हमारा मिनिमम करंट की जगह अगर ये दोनों इन फेज में भी हो सकते हैं, दोनों इन फेज में है तो क्या होगा फ्रेंड्स, सॉरी 180 डिग्रीज में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम करंट खींच लेगा। ये 180 डिग्रीज का कंडीशन है, ये हमारा 0 डिग्रीज का कंडीशन है। ये दोनों अगर इन फेज में है तो क्या होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट कैंसिल आउट होकर करंट मिनिमम करंट दे देगा, ये हमारा मिनिमम करंट देगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल है, हमारा सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का जो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल है, उसकी वजह से हमारा जो करंट है, जो वोल्टेज रिस्टोर होगा, जब अगर ये वोल्टेज कंप्लीटली जीरो हो गया, इसके बाद ये हमारा बैक ईएमएफ पे ये मोटर यहाँ बैक ईएमएफ चल रहे हैं। लेकिन जब जब ये वोल्टेज रिस्टोर हो गया, तो वो बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ में इसका जो फेज डिफरेंस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा करंट देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसा सैंपल बताया फ्रेंड्स, लेकिन आपको जब आपको सप्लाई वोल्टेज कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं, आपका वोल्टेज का वेक्टर ऐसे नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज का वेक्टर ऐसा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका जैसे आपका सप्लाई पूरा कट गया, तो आपका क्या होता है, इसका मोटर का स्पीड कम होते हैं। मोटर का स्पीड कम होने की वजह से इसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। और इसका वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, वो भी कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस जो पहले है अगर मोटर चल रहे हैं तब ऐसे है, तो इसके बाद धीरे 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 क्या होगा फ्रेंड्स, इसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, वो भी कम होगा। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देगा तो कुछ देर के बाद ये पूरा जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वो ऐसे है फ्रेंड्स। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों आउट ऑफ फेज में चल, मतलब दोनों कम हो रहे हैं। इसीलिए कंप्लीटली ऑपोजिट फेज में भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो हमारा सप्लाई का वोल्टेज और बैक ईएमएफ का वोल्टेज का भी डिफरेंस है,
इसका फेज़ में भी डिफ़रेंस है और इसका फ्रीक्वेंसी में भी डिफ़रेंस है। तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक कंडीशन है। उस कंडीशन में अगर वोल्टेज रिस्टोर हो गया तो ये मोटर ऐसे ही चल गया तो ये बहुत ही मतलब शेर टॉर्क जनरेट होते हैं। वो टॉर्क को वो उस टॉर्क की वजह से मतलब इस डिफ़रेंस ऑफ वोल्टेज का वजह से जो करंट खींचते हैं, इसकी वजह से जो टॉर्क क्रिएट होते हैं, बहुत ही हेवी टॉर्क क्रिएट होते हैं क्योंकि करंट भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स हमारा शाफ्ट को ये डैमेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको जहाँ सिंक्रोनस मोटर से या नहीं है तो जहाँ बहुत बड़ा बड़ा मोटर से उस कंडीशन में भी आपको अंडर वोल्टेज से उस मोटर को ट्रिप करना या बंद करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली अंडर वोल्टेज से क्यों बंद करना चाहिए वो आपको यहाँ बताया फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब अंडर वोल्टेज के बारे में, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये अंडर वोल्टेज है, हमको अंडर वोल्टेज देना ही क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी आपको मोटर में जनरली अंडर वोल्टेज कब होते हैं फ्रेंड्स, आपको मोटर में आपको हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अंडर वोल्टेज 99% चांसेस है हमारा जो सिस्टम पे अंडर वोल्टेज होते हैं वो कोई ना कोई फॉल्ट का वजह से ही होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको सिस्टम पे किसी में भी अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उसकी वजह से पूरा सिस्टम का वोल्टेज बिगड़ जाता है और वोल्टेज में हमारा सिस्टम पे अंडर वोल्टेज क्रिएट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उस कंडीशन में आपको पहले भी बताया था, उस कंडीशन पे उस मोटर्स को कुछ मोटर्स को बंद करना चाहिए। लेकिन आप उस कंडीशन में अगर सारे के सारे मोटर्स को अंडर वोल्टेज में बंद कर दिया है तब आपको हमारा इंडस्ट्री में देखेगा तो 90% लोड्स मोटर लोड्स हैं। आप कहीं पे भी सिस्टम में फॉल्ट की वजह से अंडर वोल्टेज तो क्रिएट होता है, वोल्टेज डिप आते हैं। उसकी वजह से आप सारे के सारे लोड्स को अगर काट दिया, ठीक है, अंडर वोल्टेज में मतलब 90% हमारा इंडस्ट्री लोड को काट दिया तो हमारा इंडस्ट्री पूरा डाउन हो जाएगा। और वो फॉल्ट क्लियर होने के बाद हमारा सिस्टम में वोल्टेज रिस्टोर हो गए, उसके बाद हमारा कोई भी लोड रहेगा ही नहीं है और हमारा सिस्टम इतना रिलायबल बनाने का ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमको ये तो क्लियर हो गया है, हमको सारे की सारे मोटर्स को हमको अंडर वोल्टेज में ट्रिप करना नहीं चाहिए क्योंकि हमको पूरा सिस्टम को शट डाउन नहीं करना है, हमको सिर्फ सिस्टम को एड करना है सो दैट ये वोल्टेज जल्दी रिस्टोर करने के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अंडर वोल्टेज पे सारे मोटर्स को बंद नहीं करना है, कुछ मोटर्स को बंद करना है फ्रेंड्स। ये कैसे अचीव करेंगे फ्रेंड्स, यही हम अचीव करेंगे अंडर वोल्टेज कोऑर्डिनेशन से फ्रेंड्स। अंडर वोल्टेज कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमको अंडर वोल्टेज सबसे पहले इंस्टैन्टेनियस अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है और टाइम ग्रेडेड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। इंस्टैन्टेनियस अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है जैसे इस पर्टिकुलर स्कीम में मैं आपको बताया था, जैसे आपको अंडर वोल्टेज आते हैं तुरंत ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाते हैं और हमारा मोटर बंद हो जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा इंस्टैन्टेनियस अंडर वोल्टेज है, इनहेरेंट है, ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट इसका कंट्रोल सप्लाई हम देने की वजह से इसमें इंस्टैन्टेनियसली अंडर वोल्टेज आ गया था और मोटर बंद हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में आपको अगर कंटिन्यूसली मतलब इन केस ये मोटर है कोई एक बड़ा जनरेटर का, इन केस वो एओपी है या मतलब ऑक्सिलरी ऑयल पंप है या नहीं है तो किसी भी बॉयलर फीड पंप का इसका कोई एओपी है या नहीं है तो कोई कूलिंग वाटर पंप है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्रिटिकल वाला है तो इसकी वजह से अगर इनको बंद कर दिया, यहाँ आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर फेलर है, इसकी वजह से इसमें इंस्टैन्टेनियस प्रोटेक्शन डिफ़ॉल्ट दे दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा मेन सिस्टम में भी डिफरेंट हो रहा था, मेन सिस्टम भी ट्रिप हो सकते हैं, जहाँ उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अंडर वोल्टेज डिले भी देना पड़ता है, ठीक है। जहाँ आपको सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, जहाँ आपका मोटर है नॉन क्रिटिकल है उसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कभी भी आपको अंडर वोल्टेज आते हैं तो उस मोटर को आपको तुरंत ट्रिप करना है। वो अंडर वोल्टेज का सेटिंग जनरली हम रखते हैं फ्रेंड्स 80% ऑफ वोल्टेज रखते हैं। 80% वोल्टेज से नीचे कभी भी आपका वोल्टेज आया तो ये हमारा कॉन्टैक्टर फेड मोटर से, ये हमारा कॉन्टैक्टर से थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें आपको डिफ़ॉल्ट 80% से नीचे आया तो ये मोटर अपने आप बंद हो जाएगा, कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। जहाँ आपको ब्रेकर फेड मोटर से फ्रेंड्स, जहाँ आपको ब्रेकर से थ्रू फीड कर रहे हैं या नहीं तो इस कॉन्टैक्टर है लैचिंग कॉन्टैक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ आपको लैचिंग कॉन्टैक्टर है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम बोलते हैं इसको लैचिंग कॉन्टैक्टर है।
और ये हमारा ब्रेकर फेड है, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ लैचिंग कॉन्टैक्टर और ब्रेकर फेड है, लैचिंग कॉन्टैक्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर उस कॉन्टैक्टर है लैचिंग कॉन्टैक्टर है तो लैचिंग कॉन्टैक्टर में भी इसमें दो कॉइल रहते हैं फ्रेंड्स, एक हमारा क्लोज कॉइल, एक हमारा ट्रिप कॉइल है। एक बार इसका क्लोज कॉइल को इसका A1 A2 इसका कंट्रोल कॉइल को सप्लाई मिल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अगर ये कंट्रोल कॉइल का सप्लाई हट भी गया, मतलब इसका वोल्टेज पूरा जीरो भी हो गया तो ये ड्रॉप नहीं होगा फ्रेंड्स। ये ड्रॉप तभी होगा इसका जो ट्रिपिंग कॉइल है, इसको जो ट्रिपिंग कॉइल है उसमें सप्लाई दोबारा मिलने से ही ये हमारा कॉन्टैक्टर ड्रॉप होगा फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं हम लोग लैचिंग कॉन्टैक्टर बोलते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल है सीमेंस का सीरीज का इसका एक कॉन्टैक्टर दिखाया था। इसमें बेसिकली दो कॉन्टैक्टर रहते हैं। जब तक आपको एक बार आपको क्लोजिंग कमांड मिल गया, मतलब इसका जो A1 A2 इस कॉइल का, इस कॉइल में आपको कंट्रोल कॉइल का सप्लाई मिल गया, ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। और जब तक इस कॉइल में ट्रिप कॉइल में सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप ही नहीं होगा। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये इसीलिए ये हमारा एक बार क्लोज होने से ये लैच हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा ब्रेकर में भी इनफैक्ट सेम हो रहा है फ्रेंड्स। एक बार ब्रेकर ऑन हो गया तो इसका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोल वोल्टेज है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका पावर का जो वोल्टेज है, इसका इसका साथ कोई लिंक नहीं है फ्रेंड्स। ये ब्रेकर ऑन ही रहते हैं जब तक इसका जो ट्रिप कॉइल को कमांड नहीं आते हैं, तब तक ये ब्रेकर ऑन में ही रहते हैं। सिमिलर है हमारा लैचिंग कॉन्टैक्टर भी है, ठीक है। उस केस में क्या करना है फ्रेंड्स, हमको एक अंडर वोल्टेज रिले लगाना पड़ते हैं। और उस रिले में क्या करना है हमको, उस रिले में आपको टाइम डिले के साथ इसको बंद करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा इनकेस अंडर वोल्टेज का टाइम डिले दे देगा तो ये है फ्रेंड्स। अगर इसी का 80% वोल्टेज सेटिंग दे दिया तो अगर वोल्टेज का जो टाइम डिले जितना दिया था उसका बाद हमको अंडर वोल्टेज पे मोटर ट्रिप होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अंडर वोल्टेज का रिले है तो, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जहाँ लैचिंग कॉन्टैक्ट है, जहाँ ब्रेकर है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जहाँ हमारा ये हमारा ये है फ्रेंड्स, जैसे हमारा कॉन्टैक्टर फेड मोटर से, यहाँ तो मैं आपको बताया था फ्रेंड्स। ऑलरेडी आपको डिफॉल्ट है सप्लाई जाने की वजह से हमको क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्टर खुद ड्रॉप हो रहे हैं फ्रेंड्स डिफॉल्ट। लेकिन उस जगह आपको अंडर वोल्टेज का टाइम डिले देना है तो वहाँ टाइम डिले का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि टाइम डिले क्यों नहीं है कि यहाँ आपको ऑक्सिलरी सप्लाई भी मेन सप्लाई से डिराइव किया था। आपको मेन सप्लाई में अंडर वोल्टेज की वजह से हमारा कंट्रोल सप्लाई में भी अंडर वोल्टेज हो गया, उसकी वजह से कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से आप इस स्कीम में आपको अंडर वोल्टेज डिले का पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर वोल्टेज में टाइम डिले देना है तो आपको दो तरीका है। सबसे पहले कॉन्टैक्टर को ड्रॉप ही नहीं करना है। ड्रॉप नहीं करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, इसको इससे सप्लाई नहीं लेकर हमको कोई बैटरी का सप्लाई, यानी ये तो कोई कैपेसिटर का सप्लाई है जहाँ आपको रेक्टिफायर है या नहीं है तो एसी सप्लाई एक कैपेसिटर का थ्रू सप्लाई इसको देने की वजह से वो जब तक कैपेसिटर चार्ज रहेगा तब तक 5 से 10 सेकंड तक ये हमारा कॉन्टैक्टर पिक में ही रहेगा। उस कंडीशन में अगर सप्लाई आ गया तो ये हमारा दोबारा मोटर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो मतलब इस सप्लाई रहने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यूसली पिक ही रहेगा और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका सप्लाई वोल्टेज के साथ ये पिक में ही रहेगा। ये पॉसिबल है अगर इसमें डीसी सप्लाई दे दिया था। अगर डीसी सप्लाई दे देगा तो क्या होगा, इसका स्टॉप कमांड तो कोई है ही नहीं है, इसका वोल्टेज चला गया तो ये मोटर का कॉन्टैक्टर ऑन में ही रहते हैं जब तक हमारा वोल्टेज रिकवरी हो गया। इसके बाद मोटर अपने आप रीएक्सेलरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब मोटर चालू हो जाएगा अपने आप, कोई स्टार्ट कमांड का जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे उसको ऐसे मतलब सेपरेट डीसी सप्लाई देने की वजह से या नहीं तो कोई एक रेक्टिफायर और एक एसी सप्लाई से, इसी एसी सप्लाई से एक रेक्टिफायर के थ्रू एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के बाद इसको दे देगा तो इनकेस आपको इस सप्लाई चला भी गया, रेक्टिफायर बंद भी हो गया तो जो कैपेसिटर में जो चार्ज है इसकी वजह से आपको मतलब 5 to 10 सेकेंड्स तक आप बहुत ज़्यादा कैपेसिटर दे देगा तो बहुत बड़ा बल्कि कैपेसिटर आपको 5 to 10 सेकेंड्स तक मार्जिन मिलेगा। और उसके अंदर आपको वोल्टेज रिस्टोर हो गया तो ये मोटर को दोबारा स्टार्ट कमांड देने का जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा आप अचीव कर सकते हैं इसको अंडर वोल्टेज टाइम डिले उस पर्टिकुलर में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उसमें उसमें भी हमको एक और इस कॉन्टैक्टर में एक और अंडर वोल्टेज रिले लगा देंगे हमको। ये अंडर वोल्टेज रिले जैसे फेज टू फेज तीनों फेज में रहते हैं फ्रेंड्स। जनरली अगर वोल्टेज हेल्दी है तो कॉन्टैक्टर पिक रहते हैं, हमारा रिले पिक रहते हैं। अगर कोई दो फेज में रिले ड्रॉप हो गया तो हमको इस कॉन्टैक्टर को ड्रॉप करा सकते हैं आफ्टर टाइम डिले 5 या जनरली हम लोग वो भी टाइम कोऑर्डिनेट करते हैं फ्रेंड।
वो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सो ऐसा हमको अंडर वोल्टेज डिले अचीव कर सकते हैं। और दूसरा है, इन केस आपको जहाँ आपको ये पॉसिबल नहीं है, आपको मतलब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि या आपको रेक्टिफायर सर्किट लगाना पड़ रहा है, या नहीं है तो कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ रहे हैं, या नहीं तो डीसी सप्लाई देना पड़ रहा है, ये सब आपको एडिशनल कॉस्ट बढ़ रहे हैं। अगर उसको अवॉइड करना है, आपको इसी सप्लाई से देना है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बोल अगर इसी सप्लाई में आपको दोबारा इसको स्टार्ट कमांड दे देगा, तो ये दोबारा ये मोटर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम बोलते हैं रीएक्सेलरेशन स्कीम बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? वो कैसे अचीव करते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड्स। ये हमको ये एक रीएक्सेलरेशन स्कीम दिखाया फ्रेंड्स मैंने यहाँ। यहाँ हमारा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे हमारा इसी इनपुट सप्लाई से या ऑक्सिलरी सप्लाई दिया था, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ हमारा जो ये हमारा के बेसिकली K1 है। सबसे पहले हमारा ओवरलोड रिले है, और स्टॉप बटन से ये सारे बाईपास पे प्रोसेस इंटरलॉक से है। और ये हमारा डीसी स्टॉप, ये हमारा एलसी स्टॉप है, ठीक है? इसके बाद कहीं भी लोकल से या रिमोट से किसी से भी स्टार्ट कमांड आया, तो इस कॉन्टैक्टर पिक होगा, और इस कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट से ये लैच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कंट्रोल सर्किट ऐसे ही रहते हैं, इसमें स्टॉप्स जितना भी स्टॉप्स है सीरीज में रहते हैं। और हमारा ओवरलोड का जो कॉन्टैक्टर है, इसका एनसी कॉन्टैक्ट रहते हैं। और लोकल से, जहाँ लोकल रिमोट स्विच है, लोकल से हमारा जहाँ ये स्विच है, अगर ये स्विच है हमको एलसीएस में, इसीलिए लोकल में एलसीएस से स्टार्ट होते हैं, रिमोट में डीसीएस से स्टार्ट होते हैं। और जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, इसका लैचिंग कॉन्टैक्टर का थ्रू ये लैच हो जाएगा, और ये ऑन में ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स? और जैसे ही इन केस इसका सप्लाई चला गया फ्रेंड्स, ठीक है, इसका सप्लाई चला गया तो ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मेन ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं है, तो इसका कंट्रोल कॉइल में सप्लाई नहीं रहेगा, तो इस कंट्रोल कॉइल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पावर कॉन्टैक्टर भी ड्रॉप हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और मोटर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टाइमर का थ्रू यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये एक हमारा ऑफ डिले टाइमर है, यहाँ दिया गया था ऑफ डिले टाइमर है। ये ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, इवन यहाँ सप्लाई चला गया, ठीक है, यहाँ सप्लाई चला जाने के बाद भी ये थोड़ी देर तक, ये ऑफ डिले टाइमर है, ये ऑन में ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? ये ऑन में ही रहते हैं। ये टाइम हम सेट करेंगे 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक। मतलब वो भी हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है अंडर वोल्टेज में। तो बेसिकली 3 सेकंड कर दिया इनको। मतलब जब तक 3 सेकंड का अंदर इसका वोल्टेज रिस्टोर हो गया, तब क्या होता है फ्रेंड्स, ये सर्किट थ्रू हो गया, ठीक है? अगर आप स्टॉप का थ्रू नहीं बंद किया, तो स्टॉप भी हेल्दी है तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही इसका वोल्टेज रिस्टोर हो गया है, तब हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये K6 कॉन्टैक्टर भी ड्रॉप है। और हमारा ये हमारा टाइमर है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑन डिले टाइमर है, ठीक है? अगर इन केस ये हमारा जैसे ही वोल्टेज रिस्टोर हो गया है, ये ऑन डिले टाइमर है, मतलब ये तुरंत ऑन हो जाएगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार ऑन हो गया तो इसको एक बार ऑन कमांड दे देते हैं। दोबारा ये ऑन कमांड देने के बाद ये हमारा कॉन्टैक्टर दोबारा पिक हो जाएगा, और इससे लैच हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? लैच हो जाएगा। और जैसे ही इसका, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया है, इसके बाद क्या होता है, ये हमारा टाइमर है, क्या होता है, ये हमारा ऑटोमेटिक ये ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ये, ठीक है? क्योंकि हमारा ये बेसिकली जैसे ड्रॉप हो जाएगा, तो ये पल्स कमांड आपको कंटिन्यूसली जाएगा नहीं है। ये कैसे ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे आपको ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया K2, ठीक है? जैसे ये कॉन्टैक्टर K2 पिक हो गया, तो आपको ये K2 पिक होने से ये K6 पिक हो जाएगा, और K6 से ये लैच रहेगा। और ये जैसे ही K6 पिक हो गया, तो इसकी एनसी कॉन्टैक्ट से इस कमांड, जो हमारा रीएक्सेलरेशन से जो कमांड जा रहे हैं, वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? ऐसा हमको रीएक्सेलरेशन दे रहे हैं। रीएक्सेलरेशन मतलब ये हमारा रीएक्सेलरेशन स्कीम बोलते हैं। इसके बारे में मैं इन डिटेल हमारा जो मोटर का जो कंट्रोल स्कीम्स का एक वीडियो बनाया था, इसमें इस स्कीम के बारे में हमने आपको इन डिटेल बताया था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इन डिटेल इस वीडियो में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ रीएक्सेलरेशन स्कीम के बारे में। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं रीएक्सेलरेशन स्कीम है, क्योंकि हमने अंडर वोल्टेज में इस मोटर को डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्टर की वजह से बंद हो रहे हैं, उसको कुछ देर के बाद, अगर इसका जो टाइम लिमिट है 3 से लेकर 5 सेकंड देते हैं हम लोग, अगर उस टाइम का अंदर अगर दोबारा सप्लाई रिस्टोर हो गया, तो ये अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? अपने आप चालू हो जाएगा, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक में चालू कर रहे हैं हम लोग। इसको रीएक्सेलरेशन स्कीम बोलते हैं। नहीं है तो हमारा, जहाँ आपको एसएफयू फीडर से या कॉन्टैक्टर फीडर से, उसमें आप बोल सकते हैं अंडर वोल्टेज टाइम डिले है फ्रेंड्स। इसको अंडर वोल्टेज टाइम डिले भी बोल सकते हैं, ठीक है?
तो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको कोऑर्डिनेशन देने का क्या ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा इनकमर है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 इनकमर है, इनकेस हमारा एक इनकमर ट्रिप हो गया, बंद हो गया, तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा दूसरे इनकमर से कितना भी मोटर से सारे चालू हो गए तो ये इनकमर भी इतना ज़्यादा मोटर्स का इंडस करंट की वजह से ये इनकमर भी ट्रिप हो सकते हैं। इसके अवॉइड करने के लिए हमको कुछ मोटर्स को आपको इंस्टेंटेनियसली ट्रिप करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जहाँ आपको मतलब नॉन क्रिटिकल मोटर्स है उसको आपको 80% वोल्टेज जैसे ही कम हो जाएगा तो आपको 100 मिली सेकेंड में इसको ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स, जनरली नॉन क्रिटिकल मोटर्स को। जहाँ कॉन्टैक्ट अफेक्ट मोटर से मैं आपको बताया था वो आप अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ इसकी बात क्या करना है हमको, कुछ मोटर्स को अगर इनकेस हमारा जो सिस्टम का फॉल्ट है, अंडर वोल्टेज और अंडर फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं फ्रेंड्स, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन। अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के बारे में आपको लोड शेडिंग का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें क्लियरली बता दूंगा। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको जो सिस्टम को रिलीफ दे रहे हैं फ्रेंड्स आप, जो क्योंकि हमारा सिस्टम में ऑलरेडी फॉल्ट है, इसमें आपको ऑलरेडी सिस्टम में फॉल्ट है, उसकी वजह से आपका सिस्टम का वोल्टेज ऑलरेडी कोलैप्स हो गया है। अगर उस केस में आपका लोड उसमें ऑलरेडी डाल दिया तो उस लोड की वजह से सिस्टम का वोल्टेज और भी कोलैप्स हो जाएगा, उसको आपको रिलीव करना है। या इन केस आपको सिस्टम का वोल्टेज नॉर्मल भी हो गया, इसके बाद आपको जनरेटर को वोल्टेज रीबिल्ड करना है। तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मोटर्स इनकेस सडनली आपको इंडस करंट दे देगा तो ये मोटर को वोल्टेज मतलब जो हमारा जनरेटर भी वोल्टेज रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसे ही फॉल्ट रिस्टोर होने के बाद आपको मोटर ज़्यादा करंट दे रहे हैं और वोल्टेज देने की वजह से और ज़्यादा करंट दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जनरेटर भी खुद वोल्टेज कोलैप्स हो सकते हैं। इसीलिए आपको जनरेटर को रिलीफ करने के लिए, थोड़ा रिलीफ देने के लिए आपको कुछ मोटर्स को आपको ट्रिप करना है। इनकेस आपका जो फॉल्ट है ज़्यादा ड्यूरेशन तक अगर है, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा फॉल्ट ज़्यादा ड्यूरेशन है तो हमारा जनरेटर भी ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी रीजन से बाहर होने का चांस है। उस कंडीशन में ज़्यादा देर तक फॉल्ट है, उसके बाद अगर इनकेस फॉल्ट रिस्टोर हो गया तब आपको और ज़्यादा मोटर्स को मतलब बंद करना चाहिए। इसीलिए आपको 100 मिली सेकेंड पे मतलब इंस्टेंटेनियस में कुछ मोटर्स को बंद कर देते हैं। अगर वोल्टेज डिप 1 सेकंड या 1 सेकंड का ऊपर है, तब आप कुछ और मोटर्स है जहाँ सेकंड लेवल ऑफ मोटर्स है, जहाँ मतलब क्रिटिकल में भी नॉन क्रिटिकल है उसको इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर देते हैं। जहाँ नॉन क्रिटिकल इंडेक्स से थोड़ा सा ऊपर है और क्रिटिकल से कम से मतलब मीडियम क्रिटिकल है, उसको आप चाहिए तो 1 सेकंड में आपको कुछ मोटर्स को बंद कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ आपको बहुत ही क्रिटिकल मोटर्स है उसको 3 सेकंड का टाइम पीरियड देते हैं फ्रेंड। अब 3 सेकंड के अंदर इसका वोल्टेज रिस्टोर हो गया तो आपको क्या करना है, इस मोटर्स को आपको चालू करना है और मोटर्स बहुत ही कम रहेगा। मतलब जहाँ आप इसमें आपको दिखाया था 40-50 मोटर्स है, तो उसमें आपको टाइम कोऑर्डिनेशन से आप फर्स्ट सबसे पहले 10 मोटर्स को आपको इंस्टेंटेनियसली बंद कर दिया है। अगर 100 मिली सेकंड का बाद अगर वोल्टेज रिस्टोर हो गया तो आपको 30 मोटर से इसका, क्योंकि वोल्टेज भी इतना कोलैप्स नहीं हुआ तो आपका इंडस करंट भी ज़्यादा नहीं होगा। तो 100 मिली सेकंड के बाद 30 मोटर रीएक्सेलरेट होगा। अगर ये वोल्टेज डिप और भी ज़्यादा ड्यूरेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये 500 मिली सेकंड मतलब 500.5 सेकंड तक ये वोल्टेज डिप है, तो कुछ 10 मोटर और बंद करेंगे 500 मिली सेकंड में। तो अभी 500 मिली सेकंड का बाद आएगा तो 20 मोटर को इस इनकमर से रीएक्सेलरेट करना पड़ेगा। अगर इनकेस ये वोल्टेज ड्यूरेशन अगर 2 सेकंड तक चल गया, तब आपको कुछ और मोटर्स मतलब 10 मोटर और रिएक्सेलरेट बंद कर देंगे। अगर 2.5 सेकंड में 10 मोटर और कर देंगे और फाइनली हमारा बच जाएगा 5-6 मोटर से, हमारा क्रिटिकल मोटर से 2 सेकंड के ऊपर कोई भी रहते हैं, मतलब वो सारे हमारा क्रिटिकल मोटर्स रहते हैं उसका भी 3 सेकंड तक रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 3 सेकंड से ऊपर जनरली हमको वोल्टेज डिले देता नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी आपको वोल्टेज का जो सिस्टम है, सिस्टम का वोल्टेज 3 सेकंड का ऊपर है, इसका मतलब हमारा सिस्टम का वोल्टेज कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है। क्योंकि 3 सेकंड का ऊपर अगर वोल्टेज डिप है मतलब 3 सेकंड का बाद तो आपका जनरेटर तो आउट ऑफ सिंक हो ही गया और वोल्ट आपका जनरेटर तो ऑलरेडी अनस्टेबल हो गया, वो जनरेटर से आपको वोल्टेज बिल्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो सारे हमारा टोटल ब्लैकआउट ही हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उस ब्लैकआउट का कंडीशन में आपको इस मोटर को बंद करना ही करना है, क्योंकि उसको दोबारा चालू करेगा तो उस कंडीशन पे अभी भी आपको रिस्क है। इसीलिए आपको 3 सेकंड का ऊपर है तो आपको क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी टोटल पावर फेलियर हो गया तो आपको वो मोटर्स को बंद करना ही चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जहाँ
आपको लाइक हमारा जो जनरेटर का ऑक्सिलरी मोटर से, जैसे बॉयलर फीड पंप से या नहीं तो फायर वाटर पंप से, उस कंडीशन उस मोटर्स को आपको अंडर वोल्टेज में ट्रिप करना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि फायर वाटर पंप्स में एज पर हमारा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एकेडमी है, एनएफपीए का जो गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से भी उस कोई फायर हमारा जो फायर पंप का मोटर्स है उसको आपको अंडर वोल्टेज से इसको ट्रिप करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वोल्टेज रिस्टोर हो गया तो वो सबसे पहले वो मोटर चालू ही करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि फायर का कंडीशन में हो तो आपको मजबूरी है, आपको उस मोटर को बंद करना ही नहीं चाहिए कोई भी कंडीशन में। क्योंकि फायर तो कभी भी हो सकते हैं, उसका हेल्थीनेस हमेशा मेंटेन रखना है और इसको कभी भी ट्रिप करना नहीं चाहिए। अगर ऑलरेडी फायर इनकेस अंडर वोल्टेज सिस्टम में अंडर वोल्टेज है, कितना भी वोल्टेज है वो पंप तो चलना ही चाहिए अगर चालू कर दिया तो, क्योंकि थोड़ा नहीं है मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा सा पानी तो दे ही देगा और हमको फायर को बचाने में थोड़ा हेल्प करेगा। ऐसे ही हमारा जो हमारा जनरेटर का जो ऑक्सिलरी मोटर्स है लाइक बीएमडब्ल्यू पंप है, अगर इनकेस वही बंद हो गए तो हमारा खुद का सिस्टम का टोटल पावर पावर फेलियर हो सकते हैं। इसी वजह से जो जनरेटर का जो मेन ऑक्सिलरी पंप है, जहां आपको जनरेटर वो बंद होने से जनरेटर बंद हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको टोटल पावर फेलियर हो सकते हैं। उस मोटर्स को भी आप अंडर वोल्टेज पे बिल्कुल ट्रिप करना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको इसी वजह से आपको अंडर वोल्टेज में आपको देखेगा तो एक हमारा इंस्टेंटेनियस में हम ट्रिप कर रहे हैं कुछ नॉन क्रिटिकल मोटर्स को, और टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ नॉन क्रिटिकल मोटर्स को आउट ट्रिप कर रहे हैं, और सबसे क्रिटिकल मोटर्स को 3 सेकंड का टाइम देंगे विद टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ। मतलब सारे सबसे क्रिटिकल मोटर्स को 3 सेकंड दे देंगे। जहां आपको सुपर क्रिटिकल मोटर्स है, मैं आपको बताया था जैसे जनरेटर का ऑक्सिलरी मोटर से या नहीं है तो फायर वाटर पंप से, वो सबको आपको बिल्कुल अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन देना ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टैक्टर का लैचिंग कॉन्टैक्टर, और जहाँ ब्रेकर है आप उसमें अंडर वोल्टेज का सेपरेट रिले दे सकते हैं। और इस रिले में आपका लॉजिक ऐसे रहेगा फ्रेंड, उसमें आपको क्या कर सकते हैं, चाहिए तो अंडर वोल्टेज को स्टार्टिंग में जब मोटर चालू होते हैं तब मोटर अगर सिस्टम का कैपेसिटी कम है तो वो मोटर चालू होने की वजह से भी हमारा सिस्टम का वोल्टेज है कोलैप्स हो सकते हैं, उसकी वजह से खुद वो मोटर बंद हो गए तो ये मोटर कभी भी सक्सेसफुल स्टार्ट ले ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हर बार मोटर का स्टार्टअप में ये वोल्टेज 80% के नीचे आ गया है, और 80% के नीचे आ गया और हमारा स्टार्टिंग टाइम डिले है उस मोटर का 8 सेकंड है, जैसे आपको पहले मोटर दिखाया था 8 सेकंड है। तो ये हर बार 3 सेकंड का बाद एक क्रिटिकल मोटर है, फिर भी हर बार 3 सेकंड का बाद ये मोटर बंद होता ही रहते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको जब मोटर चालू होते हैं तब आपको जनरली अंडर वोल्टेज को इनहिबिट कर देते हैं, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। और जब मोटर रनिंग है, रनिंग कंडीशन है मतलब मोटर रनिंग कंडीशन मतलब आपको इसका पहले हमको जाम प्रोटेक्शन में इसका फीचर भी बताया था, उसमें क्लियरली बताया था मोटर रनिंग मतलब इसका करंट है नॉर्मल कंडीशन पे आ गया है, तब इसको समझते हैं हमारा रिले मोटर रनिंग कंडीशन है। अगर जब मोटर रनिंग कंडीशन है तभी हमको हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है, जो मैक्सिमम कोई भी वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज यहाँ समझ रहा था उसका वोल्टेज 80% से नीचे आया है, और उसमें 3 सेकंड तक हमारा टाइम डिले है। 3 सेकंड तक 80% का नीचे वोल्टेज रहा है तो ये हमारा मोटर को ट्रिप करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे इसका लॉजिक रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मोटर का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में फ्रेंड्स, हमारे साथ आगे भी बनाते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू।